हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कुछ व्यस्तताएं चल रही हैं। स्वास्थ्य भी मेरा कुछ ठीक नहीं था, इस वजह से आपके सामने नहीं आ पाया। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आपके बीच आया हूँ और ये वीडियो है 29 मार्च 2025 के बारे में। जबकि आप अन्य वीडियोस भी दूसरों के भी देख रहे होंगे जिसमें इस तारीख के बारे में बहुत सारे प्रिडिक्शंस किए गए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। हमारे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी इस पे एक वीडियो बनाइए। उन्होंने डिटेल वगैरह भी भेजा। मैंने तो इस तरह का कोई वीडियो नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। जैसा कि भविष्य मालिका नामक जो उड़ीसा का ग्रंथ है उसमें ये कहा गया है कि मीन राशि में जब शनि आएंगे तो दुनिया की एक बड़ी आबादी समाप्त हो जाएगी और 2024 और 2025 की का समय उसमें बताया गया है। तो 29 मार्च की कुंडली की विवेचना आइए शुरू करते हैं। और इस तारीख पे 6 ग्रहों का योग मीन राशि में बना हुआ है, जिसमें से बुध, शनि, राहु, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ये 6 ग्रह एक ही राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं। और केतु जो है वो भी सामने ही, चूंकि 180 डिग्री पे बैठते हैं तो उनका भी प्रभाव है। तो एक तरह से 7 ग्रहों का प्रभाव मीन राशि पर पड़ रहा है। गुरु जो है वो अलग बैठे हुए हैं वृषभ राशि में और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। तो इस कुंडली की विवेचना में के बाद मैंने आसपास की कुंडलियों की भी विवेचना की और उसमें मुझे 10 अप्रैल की कुंडली ज़्यादा खराब लगी, और जिसमें मंगल नीच के हो जाते हैं और ग्रहों का जो डिग्री है वो भी राहु की डिग्री दूसरे कई ग्रहों के साथ 2 डिग्री के आसपास, 3 डिग्री के आसपास कई ग्रह हैं। तो 10 अप्रैल की जो तारीख है वो मुझे ज़्यादा ओमिनस, खतरनाक लगी। वैसे अभी ये 29 मार्च वाली जो तारीख है उस दिन क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि 29 मार्च को रात्रि में शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करके और वो चले जाएंगे, मीन राशि में आ रहे हैं वो कुंभ राशि से। तो पहली बात तो यह है कि शनि का राशि परिवर्तन है, और जब भी हम जानते हैं कि कोई राशि परिवर्तन होता है तो ग्रहों में हलचल होती है, ग्रहों का जो म्यूचुअल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। और ख़ास करके वो शनि जैसे ग्रह जब हों तो निश्चित रूप से ग्रहों के इक्विलिब्रियम पे प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम इसकी विवेचना करें तो एक शनि राहु का खराब योग, शनि सूर्य का खराब योग, शुक्र सूर्य का खराब योग, राहु चंद्र का ग्रहण योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग। तो एक तरह से ये पूर्ण रूप से ग्रहण योग वाली कुंडली है और इसमें निश्चित रूप से देश और दुनिया पे व्यापक प्रभाव होंगे। अब इसको अगर केतु को ध्यान दिया जाए तो कन्या राशि में केतु इन सभी ग्रहों के सामने, 6 ग्रहों के सामने बैठे हुए हैं। और इन 6 ग्रहों पे अगर देखा जाए तो केतु का प्रभाव है। और केतु, जैसा कि हम जानते हैं कि उदासीनता वाला ग्रह है, संन्यास दिलाने वाला ग्रह है, काटने वाला ग्रह है और अचानक किसी चीज को समाप्त कर देने वाला ग्रह है। ऐसे ग्रह का केतु का और केतु एक तरह का भंवर जाल भी है। केतु जो है वो ऐसा फंसाता है कि आप उसमें हमेशा उलझे रहेंगे। अगर आपके कैरियर में जैसे मान लीजिए कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप वर्षों वर्षों से एक ही तरह का काम करते जा रहे हैं और परेशान हैं, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि केतु और शनि का उसमें खास रोल होगा, खास करके केतु का। तो ये केतु इतना भयंकर ग्रह है कि ये सभी को उलझा के रखता है, क्योंकि इसके पास कोई ज्ञानेंद्रियां नहीं है, सिर्फ टच का एक ज्ञानेंद्रिय है। बाकी ना आँख है इनकी, ना नाक है, न श्रवण के लिए कान है, न स्वाद के लिए जीभ है। तो केतु चूंकि सिर्फ धड़ है, सिर राहु है, धड़ केतु है,
इसलिए केतु जो है वो एक अंधेरे में व्यक्ति को रखता है, घुमाता रहता है। ऐसे ग्रह का 6 ग्रहों के ऊपर प्रभाव आना और निश्चित रूप से सारी दुनिया को एक अंधेरे में ढकेलने वाली स्थिति को दर्शा रहा है। और ख़ास करके जब भी केतु प्रभावित होता है व्यक्ति, तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जिसमें से कोरोना को हम देख ही चुके हैं, जब केतु ने पूर्ण रूप से गुरु को प्रभावित किया, जीव कारक को, और जीव कारक को प्रभावित करके उन्होंने विषाणुजन्य रोग से सारी दुनिया को तबाह किया, सारी दुनिया में तबाही फैलाई। इस कुंडली में भी 29 तारीख की जो कुंडली है, इसमें भी गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव है, और गुरु का केतु के ऊपर प्रभाव है, क्योंकि 5वीं 9वीं दृष्टि इनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो इस तरह से गुरु और केतु दोनों एक दूसरे के प्रभाव में हैं, और फिर केतु जो है इन 6 ग्रहों को प्रभावित किए हुए हैं। तो एक तरह से केतु जो है वो अपने अलावा 7 ग्रहों पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो यानी ये जो समय है पूर्ण रूप से केतु के दायरे में आएगा, और मेरा ये मानना है कि केतु आध्यात्म भी देते हैं। ऐसी घटनाएं होंगी जिससे व्यक्ति आध्यात्म की शरण में जाने को मजबूर होगा। ऐसी घटनाएं होंगी जिससे व्यक्ति ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकारने के लिए मजबूर व्यक्ति को होना पड़ेगा। और किस तरह की घटनाएं होंगी, ये जानने के लिए हमको मीन राशि को देखना चाहिए। मीन राशि समुद्र से संबंधित राशि है, जल से संबंधित राशि है, सृष्टि के अंत की राशि है, 12 राशियों में 12वें नंबर की राशि है। और उस राशि में 6 ग्रहों की जो ये युति हो रही है, ये बता रही है कि समुद्र पे के जरिए कुछ आपदा आ सकती है दुनिया पर, और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसके कारण जो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री के आसपास तापमान यदि बढ़ता है तो बहुत बड़ी आपदा विश्व पे आएगी। जितने कोस्टल एरियाज़ में शहर हैं वो सभी डूब जाएंगे, क्योंकि 1.5 डिग्री बढ़ने पर तापमान, ग्लेशियर्स का पिघलना बहुत तेज़ी से होगा। ग्लेशियर जो है वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होके उनका जो रेट है ऑफ डाइल्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके कारण समुद्र का जल बढ़ जाएगा। समुद्र का जल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे मुंबई है या जो भी जापान है, जो समुद्र के एकदम किनारे पर स्थित देश हैं, शहर हैं, उनमें वाटर लेवल राइज करेगा और उन शहरों को डुबाएगा। तो ये अगर साइंटिफिकली भी हम देखें तो इसको एंटिसिपेट अगले 3-4 साल में किया जा रहा है। और चूंकि ये एक असेसमेंट है साइंस का भी, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के कारण ये रेट जो है वो बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो नेक्स्ट ईयर ही आ सकती है, और ये मुझे पहला कारण दिखाई देता है जो कि दुनिया को फेस करना पड़ सकता है। मुझे जो अपना इंट्यूशन कहता है कि अगली जो कैलामिटी होगी दुनिया पर वो सूर्य की वजह से होगी, मेजर कैलामिटी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें दुनिया की बहुत ज़्यादा आबादी प्रभावित हो या काल कलवित हो। तो ये 2025 का जो समय है, ये 29 मार्च जो है वो ऐसी चीज़ों को लेके आ रहा है। ये दिन की बात नहीं है, आप बोलेंगे कि ये दिन की बात आप कर रहे हैं, ये दिन की नहीं, एक अवधि की बात है। जब भी अगर आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था, और जो प्रिडिक्शन हमने किया कोरोना के बारे में सब कुछ सही हुआ। लॉकडाउन वगैरह लगने के बारे में हमने प्रिडिक्शन किया, सही हुआ। वैक्सीन बनने के बारे में हमने प्रिडिक्शन किया, सही हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने सही प्रेडिक्ट की थी कोरोना के समय। अभी पुनः हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो 6 ग्रहों की युति है ये दुनिया पर कष्ट लेके आने वाली है। कोई ऐसा समय, ये एक अवधि है, इसको एक दिन 29 मार्च को मत मानिए,
ये अवधि है 29 मार्च से कुछ दिन पहले से लेकर के और कम से कम 2-3 महीने बाद तक की जो अवधि रहेगी 29 मार्च से, वो समय दुनिया पे बहुत ही खतरनाक होगा। अब ये जो मीन राशि में अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें तो बुध नीच के होते हैं, शनि जो है मीन राशि में, जल तत्व राशि में शनि चूंकि वायु तत्व वाले हैं कुछ खास प्रभाव नहीं पैदा करते, एक तरह का डिप्रेशन पैदा करते हैं। मीन राशि में राहु जो है उथल पुथल, सुनामी, इस तरह की परिस्थितियों को बनाते हैं। मीन राशि में सूर्य, वो भी अग्नि तत्व वाले हैं, उनका भी तत्व मीन राशि नहीं है। शुक्र, सिर्फ शुक्र और चंद्रमा, ये दो ग्रह जो हैं ये जल तत्व वाले हैं और ये एक तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे 29 मार्च या उस समय की जो अवधि का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जल को बढ़ाएंगे। तो जल के बढ़ने, क्योंकि ये जल तत्व वाले हैं और ये काफ़ी मजबूत स्थिति में है, शुक्र उच्च के हैं, चंद्रमा भी प्रसन्न है, तो ये जल को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है वो इधर से भी पुष्ट होती है। बाकी ग्रह जो अपने विपरीत तत्वों में हैं वो व्यक्ति को परेशान करने का काम करेंगे। अचानक दुर्घटनाएं, घर के घर डूब जाएं, बह जाएं, टूट जाएं, इस तरह की घटनाओं को राहु अंजाम देंगे। शनि जो है डिप्रेसिव टेंडेंसी को बढ़ाएंगे। बुध और सूर्य भी एक तरह का डिप्रेशन, डर, भय पैदा करने का काम करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि 29 मार्च का दिन दुनिया में तबाही की शुरुआत कर सकता है। वो अवधि जो है, जो मैं बार बार अवधि बोल रहा हूँ, थोड़ा 29 मार्च के 15 दिन पहले से लेकर के अगले 2 महीने तक का समय, और उस 2 महीने में भी मंगल जो है वो नीच के हो जाएंगे और नीच के होना मंगल का काफ़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। मंगल का नीच का होना अन्य तरह की कैलेमिटीज़ भी लेके आ सकता है, जैसे कि भूकंप का होना या इस तरह की बात। तो ये जो 2-2.5 महीने की अवधि है, इस समय हमको प्रकृति काफ़ी दंडित करेगी ऐसा मुझे दिखाई देता है, और प्रकृति के कोप से हमको बचने के लिए प्रकृति का, जैसा कि हिंदू धर्म में शुरू से हम प्रकृति का पूजन करते रहे हैं, वैदिक काल से वेदों में प्रकृति की ही पूजा थी। वेदों के समय में देवी देवता जो देवता थे वो वरुण थे, अग्नि थे, ये सभी जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं को देवता माना गया था। तो हमको पुनः उसी युग में लौटने की ज़रूरत है, पुनः उसी युग में हमको लौटना पड़ेगा। और ये जो कैलेमिटीज़ का समय है, इसमें जो शहरीकरण है दुनिया का, ये शहरीकरण में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि जितने गैजेट्स, जितनी आधुनिकताएं हमने अपने जीवन में लाई हैं वो ही हमारे लिए परेशानी का सबब बनेंगी। और जो लोग नेचुरली रह रहे हैं, जैसे कि कोरोना में भी आपने देखा गांव के लोग सुरक्षित थे, गांव में बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं फैल पाया, लेकिन शहरों में कोरोना बहुत तेज़ी से फैला, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीवन का रहन सहन है वो ही फॉल्टी हो गया है। और इसीलिए अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं इस कैलेमिटी के दौर में, क्योंकि आने वाला 2-3 साल का समय जो है ये कैलेमिटी का दौर है, तो आपको नेचर के समीप रहना पड़ेगा। अगर गांव में रह सकते हैं आप तो गांव में रहिए, अगर आप थोड़ा दूर दराज के क्षेत्रों में फार्म हाउसेज में रह सकते हो तो फार्म हाउसेज में रहिए। तो वो समय जो है आपको इसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जंगल बन गया है, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, नेटवर्क के जंगल बन गए हैं, डेटा के जंगल बन गए हैं, और ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होंगे। चाहे वो दोनों तरह की जो कैलेमिटीज़ मैंने जिक्र किया, पहला कि ग्लोबल वार्मिंग और उसके कारण सी लेवल राइज की बात हो, या दूसरा सोलर जो प्रॉब्लम मैंने बोला रेडिएशंस के मामले में, उसकी बात हो। दोनों तरह से अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिमोटली अपने आप को रखना होगा, और दुनिया भर की वो आबादियां जो
ज़्यादा डेंस एरियाज़ में नहीं रहती हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, उनको कम प्रभाव पड़ेगा। और भारत में विशेष रूप से ये पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा खतरे की बात दिखाई देती है मुझे। भारत के लिए अगर हम इस ग्रह योग की विवेचना करें तो भारत की वृषभ लग्न कर्क राशि है, जैसा कि हम कुंडली में जानते हैं। और वृषभ लग्न के हिसाब से एकादश भाव में ये युति बनने वाली है। एकादश भाव में इतने ग्रहों का होना तो अच्छे फल देता है निश्चित रूप से, लेकिन इसमें शुक्र लग्नेश भी बैठ गया है और राशिश चंद्रमा भी इस युति में बैठा हुआ है चूंकि, इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा, भारत भी प्रभावित होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चूंकि 11वें भाव में है ये ग्रह योग, तो भारत टोटली भारत के लिए बहुत अच्छा है। जबकि मेरा ये मानना है कि चूंकि लग्नेश गुरु, माफ कीजिएगा, लग्नेश शुक्र जो है वो मीन राशि में है और एक तरह से गुरु और शुक्र का एक्सचेंज भी है। और 11वां भाव धन के मामले में अच्छा होता है पर स्वास्थ्य के मामले में खराब होता है, तो लग्नेश और एकादशेश का म्यूचुअल एक्सचेंज अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भारत के लिए भी खराब है, भय का सृजन भी करेगा क्योंकि भारत का राशि लॉर्ड चंद्रमा भी इस युति में है और ग्रहण दोष में है। तो कुल मिला के दोस्तों, भारत के लिए भी ये परिस्थितियां असामान्य खराब रहने वाली हैं, ये बात निश्चित आप मान लीजिए। मंगल, जैसा कि मैंने बोला, 10 अप्रैल को जब जो उस समय की ग्रह स्थितियां हैं उसमें चंद्रमा जो है ये निकल के इधर केतु के साथ आ जाते हैं और मंगल नीच के हो जाते हैं। ये परिवर्तन है 10 अप्रैल की कुंडली में। तो ये मंगल नीच का होना, जबकि मंगल हमारे लिए सप्तम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं भारत की कुंडली के लिए, तो ऐसे में पड़ोसी मुल्कों से कुछ संघर्ष की परिस्थितियों का भी निर्माण ये मंगल भारत के मामले में करा सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल समस्या आएगी, इसकी वजह से देशों में भी आपस में बाद में मनमुटाव होगा, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि समस्या आई, उसके बाद उससे बचने या उसमें कुछ अगर बेनिफिट्स हो रहे हैं तो उसको लेने के मामले में विभिन्न देशों में आपस में तनाव और परिस्थितियों में नुकसान 10 अप्रैल की कुंडली में मुझे दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आकलन 29 मार्च की खतरनाक डेट के मामले में। और इसमें शहरों से आप बचें, समुद्र के किनारों से आप बचें, यही मेरा मानना है। ये समय, इसको आप हल्के में न लें, मजाक का समय नहीं है। ये गंभीर समस्या हो सकती है, जैसे कोरोना एक गंभीर समस्या थी। हम सभी का पुनर्जन्म हुआ एक तरह से, जो भी लोग बचे हैं इस कोरोना में, निश्चित रूप से ये हमारा पुनर्जन्म है। और आने वाले खतरे जो कि 25 में शुरू से ही मुझे दिखाई दे रहा है, खास करके मार्च के मध्य से, उससे भी यदि हमें बचना है तो हमें इन सभी चीज़ों का जो मैंने बताई उसका ध्यान रखना होगा। अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ इसमें क्या हो सकती हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, क्योंकि एकता में ताकत होती है और सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। हम सभी जानते हैं सामूहिक प्रार्थना से बड़ी कोई बात होती नहीं है। सामूहिक प्रयास ही दुनिया को बचाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक सामूहिक प्रयास हुआ और उससे अमृत निकला। तो सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जो हमारे देश में, भारत में जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या जो बाहर देख रहे हैं, सभी को सामूहिक रूप से वर्ल्ड पीस के लिए पहला तो प्रयास करना होगा। दुनिया के लिए, शांति के लिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति। ये जो मंत्र है इसका पाठ हमको रोज कम से कम सवेरे शाम 5-5 बार हम करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें, भगवान से शरणागत होके करें, तो उससे लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, दुनिया ने बहुत दिखावा करते हुए बहुत तरह के
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बना दी, UNFCCC बन गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें दुनिया में प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास जो है दिल से नहीं किए गए, और जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। और अब अगर हमने दिल से प्रयास दुनिया ने नहीं किया तो निश्चित रूप से ह्यूमैनिटी समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए। ये एक ज्योतिष और एक इन्वायरमेंटलिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, और इसको आप बहुत गंभीरता से लें। अननेसेसरी जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कर्टेल करें। जो ज़रूरी खर्चा हो, जो ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हो, क्योंकि जितनी चीज़ें हम खरीदते हैं, हालांकि वो इकोनॉमी को ग्रो करता है, लेकिन वो पॉल्यूशन भी पैदा करता है। तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करिए, पहली बात। दूसरी बात, व्यर्थ में एनर्जी का ह्रास मत करिए। आप घर रूम में बैठे नहीं हैं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज कीजिए। ग्रीन एनर्जी यूज़ करने का प्रयास करिए। और दुनिया में आपके जितने मित्र हैं, जितने बंधु हैं, सभी को ये ट्रांसमिट भी करिए, बताइए भी, लोगों को ये नॉलेज शेयर करिए कि अब चेतना जरूरी है। अब नहीं चेते तो आपके जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो शायद दुनिया देख भी ना पाए। तो ये गंभीर चेतावनी आपको मैं बता रहा हूँ, इसको गंभीरता से लें। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, और ये नॉलेज शेयरिंग के हिसाब से भी शेयर करें। और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स भी हमको, बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मामले में, और ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके, और एक मूवमेंट चलाने की ये भी ज़रूरत है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। ऐसी जगहों पर रहने का प्रयास करें जहाँ पर भीड़ कम है, नेचर के पास रहने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखें। जय माता दी।